एंड लेट्स स्टार्ट। मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। आई एम Saadain Haider. I'm the current lead of GDSC UMT or the people who are new to GDSC. GDSC stands for Google Developer Student Clubs और ये हर यूनिवर्सिटी, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मोस्टली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स लाइक यूनिवर्सिटीज़, उनके अंदर गूगल के अपॉइंटेड क्लब्स होते हैं। इसमें जो लीड्स की सिलेक्शन है वो भी गूगल थ्रू इंटरव्यूज़ करता है। और द बेसिक पर्पस इज़ कि इसमें गूगल आपको रिसोर्सेज देता है और एक लीड अपॉइंट करता है ताकि जो स्टूडेंट्स के थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर गैप है उसको कवर किया जा सके। बिकॉज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम है कि हमारे जो डिग्री की कोर्स लाइन होती है और हम जो कुछ भी सीख रहे होते हैं इट इज़ वेरी थ्योरेटिकल, और जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इट व्हेन इन इंडस्ट्री। तो छोटा सा जीडीएससी का ये इंट्रोडक्शन है और दिस इज़ आवर फर्स्ट इवेंट ऑफ वेब डेवलपमेंट एंड टुडे इज़ द फर्स्ट डे। तो हमारे साथ हैं मोहम्मद उज़ैर जो कि हु इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द टीम, और ये हमारी ही विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद अस, और ये आज के आपके ट्रेनर हैं। ही विल बी टीचिंग यू फ्रंट एंड और द बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इसमें चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल कीप आंसरिंग इट व्हाइल उज़ैर, फिर हम जो वेब डेवलपमेंट के स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो हम सेशन के एंड में आंसर करेंगे। और अभी उज़ैर जॉइन करता है तो फिर ही विल शेयर द स्क्रीन एज वेल। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक। उज़ैर, you may start now. Hello guys, Assalamu alaikum. So let's start. Okay, so let's start with HTML first. So basically आप लोगों ने, मुझे पता है काफ़ी बच्चे होंगे इधर C++ वाले, यानी कि जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे होंगे या कर लिया होगा। तो बेसिकली अगर हम एंट्री पॉइंट की बात करें HTML की, तो जैसे आपका C++ में होता है इंट मेन का फंक्शन, ठीक है? तो इसमें भी HTML में ना हमारे पास एंट्री पॉइंट होता है index.html। अब जैसे मैंने यहाँ पे Uzair, बना दी index। यस, can you listen? यस, Okay. सॉरी। Can you please share this? Basically, turn the screen light mode और थोड़ा सा zoom कर दो उसको. हाँ, no, it's hard light mode में code करना, but लेट मी सी इसका। अब ठीक आ रहा है व्यू? ओके अब चलो, तो लेट्स स्टार्ट। अब बेसिकली जैसे हमारे पास होती है बॉयलर प्लेट सी प्लस प्लस में, आप लिखते हो ऐसे इंट मेन, यहाँ ऊपर आप लिखते हो एक हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ऐसा आप लिखते होगे, ठीक है? तो इसी तरह हमारे पास ना एक बॉयलर प्लेट होती है एचटीएमएल में भी। अब हम उसको कैसे लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क से। जब हम शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हैं ना, तो ये हमारे पास ना इसकी बॉयलर प्लेट आ जाती है वीएस कोड में। इसको मैंने एंटर किया, ठीक है? तो ये मेरे पास आ गई इसकी बॉयलर प्लेट। अब इसमें एचटीएमएल में ना कुछ टैग्स होते हैं, ठीक है? एचटीएमएल में कुछ टैग्स होते हैं, जैसे कि मेरे पास में टाइटल टैग है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। ये मैंने इसको कर लिया रन। अब ये ऊपर नोटिस करो, इधर ना लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको चेंज करना है, इधर मैं कर देता हूँ GDSCUMT। तो जो टाइटल टैग होता है ना हमारे पास, वो बेसिकली ऊपर ये जो पेज का टाइटल होता है ना, इसको चेंज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट थिंग ये है कि आप इधर देख रहे होगे ये हेड टैग है। अब हेड में ना हम वो चीज़ें डालते हैं, जैसे पेज ना लोड है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। तो अगर हमने कोई चीज़ें ऐसी लोड करवानी है पेज में, जो कि आप चाहते हो कि पेज लोड होने से पहले एक्सेस हो जाए पेज में, तो उसके लिए हम हेड टैग यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इधर ये पहले से कोड लिखा हुआ है, हमें यूज़ करना है,
ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो ये मैंने सर किया आपकी कॉपी। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रही। ठीक है, अब 1 मिनट रुको। Let me rejoin, wait. Sorry for the inconvenience. तो let's just wait for Uzair to rejoin. और meanwhile आप लोग हाँ, there's a question recording मिल जाएगी। यस, रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाएगी, लेकिन फॉर दोस्त कि जो सिर्फ सेशन को अटेंड करेंगे, हम इसकी अटेंडेंस मार्क कर रहे होंगे। वी आल्सो हैव द फॉर्म सिस्टम, हम फॉर्म से भी इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। तो वी हैव अ मेंबर जो लगातार हमारी अटेंडेंस को मार्क कर रहा है। तो अगर आपकी अटेंडेंस नहीं होगी तो यू वॉन्ट बी प्रोवाइडेड द सर्टिफिकेट ऑफ द बूट कैंप। अब आवाज आ रही है मेरी ठीक? यस सर। चलो लेट्स कंटिन्यू। सो बेसिकली इधर ना हमारे पास कुछ हेड में भी टैग्स होते हैं आगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इज लिंक टैग। लिंक टैग इज बेसिकली यूज्ड इफ यू वांट टू लिंक एक्सटर्नल सीएसएस। अब हमारे पास ना एचटीएमएल में सीएसएस लिखने के 2 तरीके हैं। यहाँ तो मैं ऐसे लिख दूँ, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया इसको, यहाँ मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ठीक है। यहाँ मैं एक जो है ना अलग से एक फाइल बना लूँ index.css, और इसको मैं क्लास या आईडी दे दूँ। इसको मैं फॉर एग्जांपल आईडी दे दी मैंने div की, यहाँ फर्स्ट div की मैंने आईडी दे दी, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास ये तरीका है कि मैं इसको ऐसे लिख लूँ। इसको मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर रेड। अब दोनों तरीके ही ठीक है, काम हमारा दोनों से होगा, लेकिन एक्सटर्नल सीएसएस इसलिए प्रेफर की जाती है क्योंकि अगर हम एक ही लाइन में सारा कोड यहाँ पे लिखना शुरू हो जाए ना पूरी एचटीएमएल में, तो ये सारे एचटीएमएल हमारी गंदी हो जाएगी। इट्स बेसिकली बिकम कंजस्टेड, ठीक है। अब इसमें जो है मैंने एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ किया फाइल लिंक टैग के थ्रू। इसको मैंने इंपोर्ट किया, लिंक टैग के थ्रू ये होती है इंपोर्ट। ये स्टाइल शीट के लिए यानी कि सीएसएस के लिए भी यूज हो जाती है। और अगर हमने ऊपर यहाँ पे कोई फैव आइकन चेंज करना है, यहाँ पे भी आपको ग्लोब बना नजर आ रहा है, ये भी जो है ना लिंक टैग के थ्रू ही चेंज होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं स्क्रिप्ट टैग में। स्क्रिप्ट टैग अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही, हम आएंगे ना आगे जावास्क्रिप्ट वाला कल उसमें ट्यूटोरियल, उसमें होगा ये स्क्रिप्ट टैग। अब नेक्स्ट थिंग इज टेलविंड सीएसएस। अच्छा, टेलविंड सीएसएस का काफ़ी लोगों को पता होगा। टेलविंड सीएसएस मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अब कंसीडर के मेरे पास जो है ना यहाँ पे एक डिव है, मैंने यहाँ पे फ्लैक्स पोस्ट बनाना है। अब अगर ये क्लासेस में खुद लिखने बैठ जाऊँ तो ऑब्वियसली मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। जैसे मैं इधर लिखने बैठ जाऊँ डॉट फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। अब अगर ये क्लासेस मुझे कहीं पे पहले से पढ़ी हुई मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर नहीं, मेरा टाइम काफ़ी बचेगा, ठीक है ना। तो उस हमारे पास बूस्टर भी होता है, लेकिन टेलविंड ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है यूज़ करने में, ठीक है। अब इसका सेटअप जो है ना टेलविंड का, इसको करने के वैसे मल्टीपल सेटअप्स हैं टेलविंड को, जो मैं दिखाता हूँ। सो इसमें मैंने जो यूज़ किया था वो प्ले सीडीएन वाला है, क्योंकि मैं सिंपल एचटीएमएल पे करवा रहा हूँ ना, तो इधर से मैंने स्क्रिप्ट टैग उठाया हुआ है, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। टेलविंड सीएसएस में हमें सारी क्लासेस मिल जाती है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने मार्जिन देनी है, मार्जिन की भी यहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी सारी। MY होता है ऊपर नीचे से मार्जिन देने के लिए, और इसी तरह हमारे पास MX होता है लेफ्ट और राइट से मार्जिन देने के लिए। इधर से हमें सारी क्लासेस मिल जाती हैं। यस, ये हो गया टेलविंड सीएसएस। अब टाइटल टैग के बारे में आपको मैं बताया था कि ये ऊपर डॉक्यूमेंट का ये जो टाइटल होता है ना, इसको चेंज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और अब उसके बाद हम आते हैं बॉडी टैग। अब ये जो पेज नज़र आ रहा है ना आपको, ये सारा ये सारी बॉडी है हमारी बेसिकली, ठीक है। अब इसके अंदर जब हमने कोड करना है ना, तो बॉडी टैग में करना है। जो भी हम बॉडी टैग में लिखेंगे ना, वो हमें डॉक्यूमेंट में नज़र आएगा। अब जैसे कि मैं हेडिंग डालना चाहता हूँ तो मैं डाल दी हेडिंग, ठीक है ना। अब इसको मैं लिखिए, देखो यहाँ पे हेडिंग लिखी आ गई है मेरे पास, ठीक है। अब इसका कोड ये है मेरे पास
लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, अब इसमें ना मैंने सबसे पहले तो क्लास यूज़ की है BG Gray 100 की। ये क्लासेस आपने इसकी देखनी है तो यहाँ से मिल जाएगी। जैसे कि मैं इधर जाता हूँ बैकग्राउंड कलर, फिर मैंने सर्च किया ये tailwindcss.com, तो इधर पड़ी होगी BG Gray 100, ये पड़ी है। ठीक है, अब कंसीडर के मैंने इसका कलर चेंज करना है, तो इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं BG Red 100 कर देता हूँ, तो ये पीछे से रेड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना हमारे पास द फर्स्ट थिंग आप लोग सोच रहे हो कि क्लास मैंने हर जगह क्लास क्या लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने हर जगह आईडी क्या लिखा हुआ है। अगर हमने मल्टीपल एलिमेंट्स को एक चीज असाइन कर दिया ना तो उसके लिए हमको यस अब अगर हमने एक चीज मल्टीपल एलिमेंट को असाइन करनी है, एक चीज से मेरा मतलब अगर हमने एक ही CSS मल्टीपल एलिमेंट्स को असाइन करनी है तो उसके लिए हम क्लास यूज करते हैं। क्लास यूज पबजी है दीवाना कौन है बच्चे यार ना वाई माइक ऑफ कर लो, एक मिनट सर आप म्यूट कर दो इनको। ठीक है, अब करते हैं कंटिन्यू। तो आप लोग सोच रहे हो गए मैंने यहाँ पे हर जगह लिख दिया क्लास इक्वल्स टू आईडी इक्वल्स टू, ये क्या है। अब क्लास अगर कंसीडर कि मैंने इसको इधर मैं दे देता हूँ इसको और मैंने इसको सेम CSS देनी है। ठीक है, तो मैं ये थोड़ी करूँगा कि इसको भी अलग CSS इसके लिए कोड लिखूँ, इसका कोड भी अलग लिखूँ मैं। तो मैं पता क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लास दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल, इधर कुछ भी हो सकता है, क्लास का नाम जरूरी नहीं है, जो मैंने लिखा है वही होना है। इधर लिखा है, मैं इधर लिख देता हूँ कस्टम फ्लैट्स बॉक्स लिख देता हूँ। इधर मैंने कस्टम फ्लैट्स बॉक्स लिख दिया, इधर ही मैं कस्टम फ्लैट्स बॉक्स लिख देता हूँ। अब ये क्लास में यूज़ कर सकता हूँ डॉट के साथ। ठीक है, डॉट आगे मैं क्लास का नाम लिखूंगा और आगे मैं इसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ इसको येलो दे देता हूँ। अब मेरे पास ये हुई येलो हो गया सारा। और एक और चीज़ बताता हूँ, अगर कोड को इंस्पेक्ट करना है ना, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे ना तो आगे बाद यहाँ पे लिखा होता है इंस्पेक्ट, यहाँ से आप अच्छी तरह कोड को देख सकते हो क्या आपने लिखा है। यहीं से यहाँ हमारे पास इंस्पेक्टर टूल है, इससे आप जो भी चेंजेस करना चाहो ना यहाँ से आप कंसीडर कर दो। यहाँ पे लिख दिया हमने रेड, तो रेड लिख दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक है यहाँ पे ब्राउजर में, तो आप इसको कॉपी कर लो, रेड को यहाँ पे पेस्ट कर दो अपने कोड में। ठीक है, ये हो गई हमारे पास क्लासेस। क्लासेस जो है वो आप मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हो, और जो हमारे पास है ना ये आईडी, अब जैसे मैंने आईडी दी है यहाँ पे क्लास में हटा देता हूँ इसको। आईडी दी है जैसे कि मैंने यहाँ पे टू डू फॉर्म। ठीक है, अब आईडी जो होती है ना वो हर एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आपने आईडी यहाँ पे टू डू फॉर्म दे दिया तो अब आप इसको डिव को भी आईडी दे दो टू डू फॉर्म, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। आईडी जो होती है ना वो हमेशा यूनिक होती है, और जो क्लासेस होती हैं हमारे पास वो हम दे सकते हैं सेम डिफरेंट एलिमेंट्स को। ठीक है, अब इधर ना हमारे पास होता है, अब जैसे आपने अक्सर वेबसाइट खोली होंगी, जैसे कि मैं कोई भी वेबसाइट खोल लेता हूँ, यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ कोई भी वेबसाइट खोल लेता हूँ, ये खोल लेता हूँ, चलो नेट भी काफी स्लो है। Let's wait. कंसीडर यहाँ से मैं फॉर्म खोल लेता हूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे पड़ा होगा मेरे पास, ये ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे खुल गया कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म मोस्टली हर साइड में होता है, मोस्टली जो होती है ना वेब एप्स उनमें होता है। ठीक है,
तो उसके लिए ना हम यूज़ करते हैं ये फॉर्म का एलिमेंट। ये फॉर्म का एलिमेंट देख रहे हो? अब ये जो फॉर्म का एलिमेंट है ना, ये फॉर्म का टैग, इसके अंदर भी जो है ना हमारे सब टैग्स होते हैं। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे इनपुट का टैग है। ये जो आप देख रहे हो ना, योर नेम, योर ईमेल, जिसमें ये एंटर करवा रहा है यूज़र से चीज़ें, इसको हम कहते हैं इनपुट टैग, ठीक है? अब इनपुट टैग हमारे पास जो है ना, इसके भी आगे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ टाइप्स होती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है इनपुट टाइप टेक्स्ट, यानी कि मैंने इसमें टेक्स्ट लिखवाना है। यहाँ पे अगर मैं लिखता जाऊँ ना, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखता जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर मैंने इसमें नंबर्स लिखवाने हैं, तो अगर मैं इसको कर दूँगा नंबर्स, इसको मैंने नंबर कर दिया, तो अब मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट इसको मैंने कर दिया नंबर, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट नहीं डाल सकता, डालने की कोशिश करूँगा नहीं डलेगा, इसमें सिर्फ नंबर्स ही डलेंगे। और अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिमिट लगाना चाहता हूँ, ठीक है? अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे मैंने ना कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हुए हैं, जैसे कि मेरे पास प्लेस होल्डर इक्वल्स टू है, इज़ रिक्वायर्ड है, मेरे पास आईडी है, इसकी क्लासेस हैं। अब जो रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट होता है ना, वो इसलिए होता है कि अगर आप चाहते हो कि यूज़र जो है ना, इस फॉर्म की फ़ील्ड को खाली छोड़े बगैर फॉर्म ना फ़िल कर पाए, ठीक है? तो उसके लिए आप लोग यूज़ करते हो रिक्वायर्ड। इसको लिए हम क्या यूज़ करते हैं रिक्वायर्ड, और इसके अंदर आप लोग देख रहे होगे ये लिखा आ रहा है ऐड न्यू टास्क। ये जो होता है ना, ये प्लेस होल्डर होता है इसके अंदर, ठीक है? अब अगर इसको मैं जैसे चेंज कर दूँ, इसको मैं लिख देता हूँ ऐड टास्क, जब मैंने कर दिया ऐड टास्क तो ये चेंज हो गया। अब इसी तरह अगर मैं इसको कर दूँ ऐड न्यू टास्क कर देता हूँ इसको वापस में, तो ये हो गया ऐड न्यू टास्क। अब इसके ना हमारे पास एक और टैग होता है इनपुट के साथ। अब ये देखो यहाँ पे ना एक मसला है, अगर मैं यहाँ पे लिखना शुरू हो गया हूँ ना, जैसे मैंने नंबर डाल दिया तो अंदर प्लेस होल्डर चला गया। अब मैं चाहता हूँ यूज़र को कोई ना कोई हमारे पास यूआई यूएक्स के लिहाज से भी तो ठीक होनी चाहिए ना साइट। अब अगर मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया ना जब कोई नंबर, तो यहाँ पे यूज़र को पता नहीं लगा कि ये कौन सी चीज़ आ रहा है। यहाँ पे कंसीडर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हो, जैसे यहाँ पे हैं योर नेम, योर ईमेल, यहाँ पे मैंने डाल दिया ये डाल दिया, इधर भी मैंने इधर भी ये डालिए। अब यहाँ पे यूज़र कंफ्यूज हो गया कि कौन सा सब्जेक्ट था इनपुट, कौन सा ईमेल था, कौन सा हमारे पास यहाँ पे नाम था, ठीक है? अब इसको मसले को सोल्व करने के लिए हमारे पास होते हैं लेबल्स, ठीक है? अब लेबल्स में जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टास्क लिख देता हूँ, ठीक है? अब लेबल का ना एक एट्रीब्यूट होता है फॉर का। फॉर के अंदर ना आईडी आती है इनपुट की, यानी कि जो लेबल है किससे रिलेट कर रहा है। अब ये जो है ना लेबल, ये इस वाले इनपुट से रिलेट कर रहा है, तो मैं इस वाले इनपुट की जो आईडी है ना वो डालूंगा इसमें। इसको मैंने डाल दिया इसमें। तो अब ये देखो ये छोटा सा लिखा आ गया टास्क। इस पर क्लिक करूँ ना, तो इसमें मैं डाल सकता हूँ ऐसे नंबर्स। अभी सारा लिखा आ रहा है टास्क, यूज़र को पता है कि वो क्या डाल रहा है, ठीक है? इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, इसको मैं वापस कर देता हूँ टेक्स्ट पे। इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। कोड आप लोगों को मिल जाएगा एंड पे, जब हम गिटहब करेंगे ना और डॉकर, उसमें सारा कोड हम गिटहब पे डाल देंगे, वहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है? अब नेक्स्ट थिंग इज़ बटन। ये बटन आप लोग देख रहे हो, बटन तो ज़ाहिर सी बात है नेसेसिटी होता है फॉर्म में, इसके बगैर यूज़र सबमिट कैसे करेगा फॉर्म? तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म के अंदर ये आता है ये बटन, ठीक है? बटन जो होता है ना, वो उसके भी ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं कि बटन किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल बटन मैंने डाल दिया टाइप सबमिट का, बटन मैंने डाल दिया टाइप सबमिट का, तो अब ये सबमिट का बटन है, यानी कि ये फॉर्म का सबमिट का बटन है। अब जैसे कि मैंने इधर ये लिखा, इसको मैं करूँगा ना तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं इसको बटन कर दूँ ना, हमारे पास एक टाइप बटन भी होती है, ये देखो अब ये सबमिट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये जो इसकी टाइप अगर सबमिट होगी ना, तभी ये फॉर्म को सबमिट करेगा सिर्फ। अब अगर मैं डालता हूँ कुछ भी यहाँ पे, तो ये सबमिट कर रहा है, ठीक है? अभी वो ऐड नहीं ना, हमने जावास्क्रिप्ट वगैरह नहीं लगाई है, ये वो लगाएंगे कल इसमें, ठीक है? अब द नेक्स्ट थिंग इज़ इसके, अब जैसे हमारे पास ना रेडियो बटन आपने देखे होंगे गोल गोल आ रही होती हैं चेक बॉक्स मल्टीपल चॉइसेस के लिए, वो भी दिखा देता हूँ। इधर से हम कोई चेक बॉक्स लेके आते हैं, हमारे पास ना टेलविंड की एक कंपोनेंट लाइब्रेरी होती है फ्लो बाइट, जैसे कोई चेक बॉक्स ले आते हैं हम प्यारी सी। इधर से मैंने ले ली ये वाली, मैं चेक बॉक्स ले लेता हूँ। ये मैं इधर ले आया, चेक बॉक्स डाल दी मैंने इधर,
ठीक है ना, ये आ गई यहाँ पे एक चेक बॉक्स पे आई सी हमारी, इसको अनचेक भी कर सकता हूँ, चेक भी कर सकता हूँ। इसी तरह हमारे पास जो है ना इनपुट्स में रेडियोस भी होते हैं। अब ये चेक बॉक्स बेसिकली होता है अगर हमने मल्टीपल सिलेक्शंस करनी है। अब कंसीडर के यहाँ पे जो है ना मैं डाल देता हूँ, जब मैं डाल देता हूँ ऑप्शन है हमारे पास कि आपने जो है कौन सी वो करनी है। पाकिस्तान डाल देता हूँ मैं, इधर इधर पाकिस्तान मैंने डाल दिया, इधर मैंने डाल दिया यूएस। तो अब इधर ये होगा कि इधर मैं चेक बॉक्स 1 डाला हुआ है, इसको मैं 1 कर देता हूँ आईडी, ताकि इससे रिलेट कर ले। सो यहाँ 1 कर देता हूँ। सेकंड थिंग इसको मैं 2 कर देता हूँ, इसको मैंने कर दिया 2। अब ये मेरे पास दोनों आ गया, मैं दोनों सेलेक्ट कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। अब कोई हमारे पास कंडीशन ऐसी होती है कि जब आप यूज़र से चाहते हो कि इन दोनों में से ना कोई एक सेलेक्ट कर सके वो, या वो पाकिस्तान कर सके या वो यूएस कर सके, तो उसके लिए हमारे पास ना इनपुट टाइप होती है रेडियोस की। इधर मैं रेडियो बटन देखता हूँ, रेडियो बटन पर ये पड़ा हुआ है, इधर मैं डाल देता हूँ रेडियो बटन, मैंने डाल दिया रेडियो बटन। अब इनमें से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकता है, इनमें से दोनों ही सिलेक्ट कर सकता। ये हमारे पास दो चीज़ होती हैं, फर्स्ट वन इज चेक बॉक्स एंड द सेकंड वन इज रेडियो बटन। उसके बाद हम आते हैं थोड़ा कस्टम सीएसएस की तरफ। वेट अ मिनट। ओके, अच्छा, अब बताने लगा था मैं कस्टम सीएसएस के बारे में। अब कंसीडर के मेरे पास जो है ये इसको मैंने दिया हुआ है बीजी वाइट शेडो। ठीक है, अब हो सकता है ये मैं कस्टम सीएसएस के थ्रू अचीव करना चाह रहा हूँ, टेलविंड मैं ना यूज़ कर रहा हूँ प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये है ना, इसको मैं दे दूँगा आईडी, और इसको मैं आईडी दे दूँगा बोथ्स की। बोथ्स की मैंने इसको आईडी दे दी। अब यहाँ से मैं ये क्लासेस हटा देता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो मैंने क्लासेस यूज़ की थी, मैंने ये क्लासेस यहाँ पे यूज़ की थी। अब यहाँ पे देखो सारा वाइट कलर वगैरह हट गया हमारे पास। ठीक है, अब यही सेम काम मैंने सीएसएस के थ्रू अचीव करना है। ठीक है, अब मैं इसको सीएसएस के थ्रू कैसे अचीव करूँगा, यहाँ पे जो है ना मेरे पास आईडी पड़ी है बोथ्स। ठीक है, इसको मैं सबसे पहले यहाँ से बोथ्स को एक्सेस करूँगा। आईडी जो होती है ना वो हमेशा हैशटैग से गेट होती है, आईडी हैशटैग से होती है, और हमारे पास जो क्लासेस हैं वो डॉट से होती हैं। आईडी मैंने गेट कर ली हैशटैग से। ठीक है, इसको मैंने सबसे पहले देना है बैकग्राउंड कलर देना है वाइट, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास होता है बैकग्राउंड कलर की एक एट्रीब्यूट, इसको मैंने दे दिया वाइट। ठीक है, उसके बाद इसको मैं दे देता हूँ शेडो भी देना है, शेडो भी मैं दे देता हूँ इसको, बोथ शेडो के नाम से होती है हमारे पास प्रॉपर्टी। ठीक है, बोथ शेडो की होती है हमारे पास प्रॉपर्टी, इसको मैं देता हूँ इनसेट 0 0 0 0 0 5। अब ये मेरे पास वाइट कलर भी आ गया, और ये बहुत हल्का शेडो है, नजर नहीं आ रहा है, इसको मैं जूम करूँ ना फिर पता लगता है। 1 मिनट ऑन हो रही है, मैं रोक रहा हूँ। ओके, तो पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं जो हमने किया अभी तक। सबसे पहले आपको जो है मैंने बताया है इसके बारे में, HTML के बारे में बता रहा था मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि बॉयलर प्लेट का जो इसके थ्रू जनरेट हो जाती है हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क के थ्रू। उसके बाद आपको मैंने बताया हेड टैग का, हेड टैग यानी कि जो पेज हमने लोड करवाना है उससे पहले जो उसमें हमने प्रोसेसिंग करवानी है वो सारी कुछ हमारे पास किस में आती है, हेड टैग में। अब जैसे हमने CSS पहले लोड करवानी है तो वो हेड टैग में आएगी। इसी तरह हमारे पास जो अगर हमने एक्सटर्नल CSS की फाइल हमने लिंक करनी है तो उसके लिए लिंक टैग हमारे पास यूज़ होता है। ठीक है, लिंक टैग में हमारे पास जो है ना HRF लिखते हैं हम, HRF ये एट्रीब्यूट होता है बेसिकली, इसके आगे हम लिखते हैं पाथ।
अब कंसीडर मेरे पास ये फ़ाइल यहाँ पे नहीं पड़ी, इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं इधर एसेट्स के फ़ोल्डर में डाल देता हूँ। इसको मैंने कंसीडर यहाँ पे डाल दी। तो अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे हम? इसको करेंगे डॉट और बैकस्लैश। इसका मतलब डॉट बैकस्लैश का मतलब होता है कि जो हमारे पास करंट डायरेक्टरी है ना, उसके अंदर आओ, उसके अंदर से फिर ये एसेट्स का फ़ोल्डर निकाल लो और इस एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर क्या है, हमारे पास index.css। ये मैंने यहाँ पे कर ली एक्सेस, तो ये यहाँ पे आ गई होगी मेरे पास। ये यहाँ पे आ रही है, मैं आप लोगों को बता रहा था इसका किधर गया? व्हिच वन? दिस वन। यस, आई वाज़ डिस्क्राइबिंग दिस कि मैंने एक आईडी दे दी इसको। बहुत पहले ना मेरे पास यहाँ पे लिखी थी टेलविन सीएसएस। अब कंसीडर कि मैं टेलविन सीएसएस पे काम नहीं करना चाहता। मेरे पास क्लाइंट आ गया जी, उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं आपने करना ही कस्टम सीएसएस पे है। तो मैं क्या करूँगा? अब टेलविन सीएसएस की यहाँ से मैंने ये हटा दी क्लासेस। अब यही सेम काम जो है ना मैंने कस्टम सीएसएस से अचीव करना है। तो इधर मैं लिख दूँगा बैकग्राउंड कलर व्हाइट। अगर मैं इसको रेड कर दूँ कंसीडर, इसको मैंने कर दिया रेड, तो ये रेड हो गया। इसको मैं अगर कर दूँ व्हाइट तो ये व्हाइट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने इसको बोथ शैडो डाल दी है, इसको मैं थोड़ा-सा और डार्क कर देता हूँ। डार्क कर दिया इसको। इसको मैं RGBA दे के देखता हूँ। ये बहुत हल्का-सा ऐसे नज़र नहीं आ रहा, बहुत हल्का है, ठीक है। ये बोथ शैडो आ गया हमारे पास। 1 मिनट, वेट अ मिनट। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया है कस्टम सीएसएस बोथ शैडो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ, अब ठीक आ रहा होगा नज़र, ठीक है। इसको मैंने डाल दिया है बोथ शैडो। अब मेरे पास में नेक्स्ट चीज़ थी राउंडेड एज। अब ये राउंडेड एज क्या है? हमारे पास ये भी देखो, अगर इसको गौर करो ज़रा, ये नुकीले हैं इसके ये कॉर्नर, ये देखो ये नुकीले से हैं। इधर भी मैं दिखाता हूँ, ये नुकीले से होंगे और ये बटन पे गौर करो, इसके राउंडेड है, ठीक है। ये राउंडेड एज जो है ना, ये बेसिकली क्लास होती है इसकी बॉर्डर रेडियस की, टेलविन सीएसएस की, टेलविन सीएसएस की। देखिए टेलविन सीएसएस ये है, ये मेरा क्लास होती है। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी होती है हमारे पास एक ना उसकी सीएसएस की, ठीक है। इसमें हमारे पास है राउंडेड एलजी, ये वाली मेरे पास सामने क्लास पड़ी है। अब ये मैं ये वाली क्लास यूज़ कर रहा था राउंडेड एलजी पहले, ये वाली। अब इसी की कस्टम सीएसएस भी आगे मेरे पास लिखी है, यही मैं कस्टम सीएसएस उठा के इधर डाल लेता हूँ, सिंपल। ये मैंने इधर डाल दी, तो ये आ गया हमारे पास। देखो अभी नुकीले नहीं रह गए, ये राउंडेड हो गए हैं बेसिकली, ठीक है। ये हमारे पास होता है अगर हमने कस्टम सीएसएस लिखनी है। फर्स्ट थिंग इसमें क्या होती है हमारे पास कि हमने क्लास से टारगेट करना है या हमने इसको आईडी से टारगेट करना है। पहली चीज़ हम ये बताते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर जो हमने काम करवाने हैं ना, जो प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई करना चाहते हैं सीएसएस की। अब जैसे मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट किया हुआ है, अब कंसीडर के इसके अंदर जो है मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। इसको मैं अगर कलर कर दूँ, रेड कर दिया मैंने इसको, ठीक है। इसको इस लेबल को मैंने जैसे कर दिया है, लेबल किधर गया? ये लेबल, इसको मैंने फॉर एग्जांपल करना है रेड। अभी देख लो सही से नज़र नहीं आ रहा, फीका फीका सा है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ क्लास दे देता हूँ एक लेबल की। इसको भी जो है ना मैं दे देता हूँ क्लास लेबल की। लेबल को मैं करना चाहता हूँ रेड, इसको मैंने क्लास दे दी लेबल की। अब इस सब जगह कॉमन है, हर जगह मैं रेड करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने क्लास दी है, इसको आईडी नहीं दी, ठीक है। अब इधर मैं जो है ना क्लास से टारगेट कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल डॉट लेबल। इसके बाद मैं इसको अगर कर दूँ कलर रेड, ठीक है। इसका कलर हो गया हमारे पास रेड, इसका कलर हो गया हमारे पास रेड।
सो का कलर हमारे पास हो गया रेड। अब कंसीडर के आप लोग देख रहे होगे ये राउंडेड है कॉर्नर। अब मैं इसको चाहता हूँ कि इसको मुझे बॉर्डर मिल जाए रेड कलर का कोई। तो इसको सबसे पहले ना मैं इंस्पेक्ट करूँगा, मैं इसकी आईडी या क्लास उठाऊँगा यहाँ से। इसको मैंने इंस्पेक्ट किया। अब मैंने यहाँ पे गौर किया कि ये मेरे पास जो है ना फॉर्म के अंदर मेरे पास ये फ्लेक्स बॉक्स है, ठीक है। अब इस फ्लेक्स बॉक्स ये है मेरे पास, किधर गया ये दिस वन, हाँ ये वाला बॉक्स, ठीक है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कोई बॉर्डर देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने दे दिया, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ, इसका होती है प्रॉपर्टी हमारे पास बॉर्डर की। बॉर्डर फर्स्ट थिंग इसमें आती है कि हमने कितनी विड्थ का बॉर्डर देना है, यानी कि बॉर्डर जो है ना वो कितना मोटा हो हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 पिक्सल्स का हो। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है किस टाइप का बॉर्डर हमें चाहिए। हमें सॉलिड चाहिए, डैश्ड चाहिए, ठीक है, या हमें डॉटेड चाहिए। जब मल्टीपल होते हैं मैं तीनों करके दिखाया हूँ। अभी मैं सॉलिड रखता हूँ इसको, सॉलिड रेड। इसको मैंने सॉलिड रेड जब किया, ये देख लो ये रेड हो गया, ठीक है। अब इसको अगर मैं चेंज कर दूँ, कंसीडर डॉटेड में कर दूँ, तब ये बॉर्डर डॉटेड में हो गया। इसको दिखाता हूँ दूंगा, ये डॉटेड में हो गया, ठीक है। अब इसको कंसीडर में डैश्ड करना चाहता हूँ, तो इसको मैं कर दूँ डैश्ड। इसको मैंने डैश कर दिया, अब ये डैश्ड में हो गया, ठीक है। अब सो द नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है यहाँ पे कोड में। कोड मैंने गन मार दिया, इधर से हम लाते हैं इसको कॉपी करके कोड को अपना वाला। अच्छा, अब हमारे पास जो होता है ना यहाँ पे फॉर्म, इसमें ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास हमने जो है ना इस फॉर्म को जब कोई सबमिट कर रहा है तो हमने जो डाटा दिया है यूज़र ने उससे कोई डाटा गेट करना है, हमने कोई उसको सेव करवाना है। तो अगर हमने फॉर्म से जो यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं उसको सेव करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास ना कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे मेरे पास मेथड होता है, फर्स्ट वन इज़ पोस्ट होता है हमारे पास, ठीक है। इससे ये होता है कि जो भी डाटा यहाँ पे डालेगा ना यूज़र, वो पोस्ट हो जाएगा। अब होगा कहाँ पे, इसके लिए हमारे पास जो होता है ना तीसरा एट्रीब्यूट होता है एक्शन का, ठीक है। अब ये एक्शन जो है ना, ये एक्शन विद इन सर्वर भी हो सकता है हमारे पास, यानी हो सकता है मैंने यहीं पे कोई बैकएंड की कोई फाइल बनाई हो, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे एक्शन में डाल दूँ। या मेरे पास यहाँ पे हो सकता है कोई थर्ड पार्टी कोई एपीआई हो, मैं वहाँ यहाँ पे वो डाल दूँ। या ये भी हो सकता है कि मैंने एक्सटर्नल सर्वर बनाया हो अपना, फॉर एग्जांपल मैं डाल दूँ यहाँ पे http test.com, कोई ऐसे मैं डाल दूँ, ये भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो होता है ना फॉर्म, वो लोकली ही होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है वो हम Node.js करेंगे ना, Node.js वाली सीरीज़, वो मेरे ख्याल से तीसरे दिन में है, तीसरे या फोर्थ डे, तो उसमें हम बताएंगे आपको इसका एक्शन ये कैसे वर्क करता है। सो द नेक्स्ट थिंग, अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना ऐड न्यू टास्क की जगह अगर मैं कर दूँ इधर फाइंड कर दूँ, मैं फाइंड टास्क बाय आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र डालेगा, लेकिन हमने इस डाटा को डाटाबेस में सेव नहीं करवाना, इससे हमने फाइंड करना है, यानी कि डाटाबेस से डाटा गेट करके लाना है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा यहाँ पे मेथड यूज होगा, यहाँ पे हमारे पास यूज़ होगा गेट का मेथड। यहाँ पे इसको मैंने गेट कर दूँ तो यहाँ पे हमारे पास गेट का मेथड यूज़ होगा। और द नेक्स्ट थिंग इज़ कि इसमें ना हमारे पास कुछ व्यू पोर्ट्स होती हैं। अब कंसीडर कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास बड़ी स्क्रीन इस टाइम मेरी मैक की है 15 इंच की, मैं चाहता हूँ कि इस पे जो है ना ये आप देख रहे हो वाइट, ये सारा वाइट है। और मोबाइल पे कंसीडर कि मैं चाहता हूँ ये मोबाइल पे मैं चाहता हूँ कि रेड हो जाए, ठीक है। उसके लिए हमारे पास ना व्यू पोर्ट्स होती हैं CSS में, व्यू पोर्ट्स होती हैं। अब व्यू पोर्ट्स को हमने कैसे टारगेट करना है, व्यू पोर्ट्स को हमने ऐसे टारगेट करना है, व्यू पोर्ट्स को हमने ऐसे टारगेट करना है कि ये मेरे पास लिखी हुई है index.css। व्यू पोर्ट्स को ना हमेशा CSS में लिखती है। CSS लिखने का आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ। CSS ना हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं हेड में, ठीक है। इसको हम कहते हैं हेड CSS। और जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना CSS, यहाँ पे जो मैं आपको बताता, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ मार्जिन 1 rem, अगर मैं इधर लिख देता हूँ मार्जिन 1 rem,
तो ये इन CSS है जो कंसीडर मैंने इधर भी लिख दी मार्जिन 1 रैम, ठीक है। अब मैं इधर भी लिख देता हूँ आउट कंटेनर मार्जिन 1 रैम। मार्जिन से बुला के आता है, मार्जिन से जो है ना बोथ लेफ्ट और राइट और टॉप और बॉटम जो है ना वहाँ से अपनी जगह से थोड़ा सा हिल जाता है, उसमें गैप आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद अब मेरे पास ना ये 3 तरीके से लिखे हैं CSS। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल फाइल, सेकंड वन इज ये स्टाइल टैग, द थर्ड वन इज इनलाइन CSS। अब मेरे पास इसमें से सबसे जो मोस्ट रिलायबल तरीका है ना वो है मेरे पास एक्सटर्नल फाइल। वजह इसकी यही है कि कोड हम चाहे तो इसमें लिख तो सकते हैं, हो सकता है मैं 10 इसके चीज़ें और लिख दूँ, सार प्रॉपर्टीज़ जो मैं इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो कोड जो है ना हमारा यहाँ पे बेसिकली हो जाता है कंजस्टेड, ठीक है। अब इस कंजस्टेड कोड को ख़त्म करने के लिए ना हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल CSS, यानी कि ये वाली फाइल जो मैं पहले बताई है, ये वाली, ये बनाते हैं हम और इसको जो है ना यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेते हैं ऐसे। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैंने हटा दिया। अब मैं व्यू पोर्ट्स का बता रहा था आपको कि व्यू पोर्ट्स कंसीडर के मैं चाहता हूँ कि ये मेरे ऊपर ना पिक्सेल्स लिखे आ रहे हैं स्क्रीन के साइजेस, कंसीडर के मैं 1028 पिक्सेल्स तक जो है ना चाहता हूँ कि इसका कलर रेड रहे, इसके बाद वाइट हो जाए, ठीक है। अब अभी ये सब पे वाइट है, देखिए ना, अगर हम 3 मोबाइल पे भी वाइट है, ये टैबलेट पे भी वाइट है, बड़ी लैपटॉप की स्क्रीन पे भी वाइट है। अब मैं चाहता हूँ कि जो है ना ये, ठीक है, मैं चाहती हूँ अब इसलिए तो यहाँ पे व्यू पोस्ट ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन, इसको हम रिस्पॉन्सिव 68 24 पिक्सेल्स तक हमारे पास होता है टैब का, और इससे ऑनवर्ड जो होता है ना हमारे पास लैपटॉप डेस्कटॉप्स और जो हमारे पास बड़ी बड़ी LEDs होती है ना उनका आ जाता है, ठीक है। अब कंसीडर कि मैं ये जो बोट्स है ना इसको मैंने रखना है मोबाइल पे, मोबाइल पे इसको मैंने रखना है मैथ्स विड्थ मोबाइल की भी आपको होता है ना 768 होती है, 768 पिक्सल, ये इसका सिंटैक्स है। फर्स्ट वन ऐड, सेकंड वन मीडिया, उसके बाद हमने इसको बताना है कि कौन सी विड्थ तक हमने इसको करना है अप्लाई, जो हम इसके अंदर CSS लिख रहे हैं। तो इसके अंदर पहले मैंने इधर लिख दिया बोट्स को मैंने दे दी कंसीडर, यहाँ पे मैं इसको मोबाइल पे रेड कर देता हूँ, इसको मैंने कर दिया मोबाइल पे वेट एडिट को, ये इसको मैंने कर दिया मोबाइल पे, ये गया इंडेक्स, अच्छा इसके अंदर पड़ा हुआ है, मैंने फाइल ही गलत इंक्लूड किया, ये एसेट्स के अंदर पड़ा हुआ है, एसेट्स के अंदर index.css, ये रेड हो गया, ठीक है। मैंने 768 तक कर दिया रेड। अब कंसीडर के इसको जो है ना मैं टैबलेट पे करना चाहता हूँ येलो, तो मैं इसी को कॉपी कर लूँगा, टैबलेट की विड्थ होती है तक, उसमें कर दिया इसको येलो, छोटा फिर उससे छोटा, ठीक है। अब अगर इसको मैं करता जाऊँ, बड़ा करता ये चेंज हो गया, ये 768 के बाद ना येलो हो गया, ये देखो इसको मैं कर दूँ 768, तो ये रेड है मोबाइल पे। अब इसको मैं अगर जैसे ही 769 करूँगा ना तो ये येलो हो गया मेरे पास, यानी यहाँ से टैबलेट का कलर स्टार्ट हो गया। इसको हम कहते हैं मीडिया क्यूरीज और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी कहते हैं इसको बेसिकली, ठीक है। अब इसी को अगर मैं कर दूँ यहाँ पे, अब आपको तो नहीं ना पता कि उसकी जो हमारे पास अगली स्क्रीन है उसकी विड्थ कितनी बड़ी हो, LEDs की स्क्रीन कितनी बड़ी होती है हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो मैक्स विड्थ की जगह ना मिन विड्थ यूज़ कर सकते हो, यानी कि मिनिमम इतनी जिसकी हाइट होगी ना, सॉरी जिसकी मिनिमम विड्थ इतनी होगी ना, वहाँ से ये CSS अप्लाई करना स्टार्ट करो, यानी कि 1024 पिक्सल से ऑनवर्ड
ठीक है। 1024 पिक्सल से ऑनवर्ड जो है ना, इसको मैं कर देता हूँ कंसीडर वाइट कर दिया मैंने इसको। तो ये 1024 जैसे इसकी होगी ना 1024 जैसे ही 1024 से ऊपर गया ना, इस साथ ही वाइट हो जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। उसके बाद अब यही सेम चीज़ हो सकता है, यही सेम चीज़ कंसीडर के मैंने अचीव करनी है किसके थ्रू, टेलविंड सीएसएस के थ्रू। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, इसको मैंने कर दिया कमेंट आउट। अब इसको मैंने सेम चीज़ टेलविंड सीएसएस के थ्रू अचीव करनी है। ठीक है, तो एक तरीका मेरे पास ये है, यहाँ पे मैंने अगर मैं लिख दूँ BG रेड 500 मैंने लिख दिया ना, अब ये हर जगह 500 हो जाएगा। ठीक है, ये हर जगह सेम 500 है, मोबाइल पे भी, टैब पे भी, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे भी। ठीक हो गया। अब कंसीडर कि मैं इसको मोबाइल पे करना चाहता हूँ येलो, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट येलो रहने दूँगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो होता है ना, अगर इसके साथ मैंने कुछ लगाया नहीं अभी, ये समझाता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास टैब शुरू हो रहा है एमडी से, यानी 768 पिक्सेल्स ही है एमडी। तो मैं इधर लिखूँगा एमडी सेमीकोलन का मतलब ये है कि जो है ना एमडी हमारे पास मिन विड्थ यानी कि 768 पिक्सेल्स, इससे ऑनवर्ड आप यह वाली सीएसएस अप्लाई करो। जैसे कि इधर मैंने ये वाली लिख देता हूँ 500, इधर मैंने लिख दिया, ये देखो अब ये हो गया येलो, ये उसके बाद हो गया रेड। इसका मतलब ये है कि मोबाइल पे हमारे पास ये रहे, इसके साथ मैंने कुछ लगाया नहीं ना एसएम वगैरह, एसएम या एमडी, तो इसका होता है डिफ़ॉल्ट ये है। डिफ़ॉल्ट हमारे पास बीजी येलो है, उसके बाद एमडी पे हमारे पास इसको हमने कर दिया एमडी मतलब 768 से ऑनवर्ड हमने इसको कर दिया रेड। ठीक है, अब कंसीडर के इसी को आगे मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ 1024 के बाद जो इधर हमने काम किया था ये वाला दिस वन, इसको मैं कंसीडर वाइट करना चाहता हूँ 1024 पिक्सेल्स और उससे ऑनवर्ड। तो मैं इधर लिख सकता हूँ, जब मैंने लिख दिया तो इसको मैं LG BG वाइट लिख दिया मैंने। तो अब ये 1024 के बाद ये वाइट हो गया और उससे पहले ये रेड और उससे पहले इसको हमने कर दिया येलो। ठीक हो गया। इसके बाद रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बाद हमारे पास ना कुछ आती हैं चीज़ें CSS का, जैसे दिखाता हूँ। अच्छा, फिर हमारे पास ना एक कॉन्सेप्ट आता है फ्लेक्सबोस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फ्लेक्सबोस ऑलमोस्ट हमें काफ़ी जगह यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब कंसीडर के इधर मैंने ना मेन्यू बना के दिखाता हूँ। इधर ये ना हमारे पास टैग होता है हेडर का, साइड में ना दो चीज़ होती हैं, इधर जो हम ऊपर डालते हैं ना मेन्यू नज़र आ रहा होता है, जैसे कि इधर दिखाता हूँ, ये सारा हमारे पास हेडर है और ये नीचे सारा हमारे पास फुटर है। ऊपर हेडर है ना, उसमें मैंने डाल दिया नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन में यूएल नैव टैग होता है मेरे पास, हमारे पास बेसिकली नेविगेशन के लिए। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास होता है यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, इसके बाद ना हमारे पास इसके बाद चाइल्ड होता है, चाइल्ड को हम कहते हैं लिस्ट आइटम। ये हमने इसको डाल दिया लिस्ट आइटम। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ होम शॉप होम, और इसको मैं डाल देता हूँ शॉप, इसको मैं डाल देता हूँ मेन्यू, इसको ऐसे ना देते हैं बस दो। इधर मैंने डाल दिया होम शॉप मेन्यू। अब देखो आप ये चाहते हो कि ये एक लाइन में आए। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे हैं, ऊपर नीचे अच्छे नहीं ना लग रही, हम चाहते हैं कि एक लाइन में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले हम हेडर को कर देते हैं वाइट। टेलविंड सीएसएस की ना क्लासेस होती हैं यहाँ पे हमारे पास। अगर जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर करना है वाइट, तो मैं यहाँ से क्लास उठा लूँगा तो ये वाइट हो जाएगा। यहाँ पे हो गया वाइट, ये खुद गोल करो अब आएगा नज़र। ठीक है, ये हो गया हमारे पास वाइट, ये वाइट हो गया। अब मैंने लाना है किसको, इन तीनों को एक लाइन में, इन तीनों को एक लाइन में। अब ये तीनों पेरेंट किसके हैं, सॉरी चाइल्ड किसके हैं, ये तीनों चाइल्ड हैं यूएल के। किसके चाइल्ड हैं, ये यूएल के। सो मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है हमारे पास यूएल, ये इसके चाइल्ड हैं, तो मैं इसको फ्लैक्सबॉक्स बनाऊंगा। ठीक है ना, इधर मैं करके दिखाता हूँ कोड। इधर मैंने लिख दिया डिस्प्ले फ्लैक्स, ये डिस्प्ले फ्लैक्स जैसे मैंने लिखा ना, तो ये एक लाइन में आ गया। अभी देख रहे होगे आप लोग, ये बहुत जुड़े से हैं। तो इसके लिए हमारे पास ना होता है गैप की प्रॉपर्टी होती है, गैप होता है 1 रैम।
ठीक है, यहाँ पे हमारा गैप, इसको मैंने डाल दिया 1 रैंक। तो अब कंसीडर करो कि आप जो है ना मेन्यू की एक आइटम चाहते हो कि स्टार्ट में रहे, एक चाहते हो आप मिड में रहे, शो मिड में आ जाए, मेन्यू आप चाहते हो कि एंड पे आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास ना होता है यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। इसकी ना एग्जांपल मैं गूगल से दिखाता हूँ डायग्राम से। जस्टिफाई कंटेंट इन CSS, यहाँ पे बड़ी अच्छी एग्जांपल्स मिल जाएंगी हमें समझाने के लिए। ये देखो, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन, दिस वन। ये अब हमारे पास सबसे पहली चीज़ होती है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट का स्टार्ट का मतलब होता है कि हमारे पास फ्लेक्स की जितनी भी आइटम्स हैं ना वो स्टार्ट में नहीं है। एंड का मतलब होता है कि हमारे पास जितनी भी फ्लेक्स की आइटम्स हैं वो एंड में चली जाएं। सेंटर का मतलब ये होता है कि फ्लेक्स की जितनी आइटम्स भी हैं ना हमारे पास तो वो बीच में आ जाएं। और उसके बाद नॉर्मल, ये नॉर्मल और स्टार्ट यही चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद स्पेस बिटवीन होता है। स्पेस बिटवीन का मतलब जितनी भी हमारे पास फ्लेक्स की आइटम है ना, कंसीडर हमारे पास यहाँ पे हैं तीन, तो हम है ना स्पेस बिटवीन ये करेगा कि इन तीनों में इक्वल गैप दे देगा, तीनों में, ठीक है। इनमें इक्वल गैप है, इसमें ये इक्वल गैप है, इसके बाद ये इसमें इक्वल गैप है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्पेस अराउंड में भी यही होता है, हमारे पास इक्वल गैप ही होता है। बस इधर जो लेफ्ट साइड पे जो होती है ना कि दूसरी साइड, इसमें भी थोड़ी थोड़ी स्पेस आ जाती है। अगर करके दिखाऊं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इनके लेफ्ट और जो इनका राइट है ना उसमें भी इक्वल स्पेस आ गई है, ठीक है। पहले इनके बीच में थी लेकिन स्पेस अराउंड ने क्या किया है, इनके लेफ्ट और राइट में भी इक्वल स्पेस दे दी है। खाली फ्लेक्स आइटम्स में नहीं, स्पेस अराउंड ने दी स्पेस, ठीक है। शुरू में भी दे दिया और इन्होंने स्टार्ट में भी दे दिया। उसके बाद हमारे पास आता है स्पेस इवनली। ये भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। मोस्टली जो यूज होता है ना हमारे पास स्पेस बिटवीन होता है, एक स्पेस बिटवीन होता है हमारे पास, और एक स्पेस ये वाला होता है सेंटर वाला। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट आता है जस्ट, ये लेफ्ट और स्टार्ट ये भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, और राइट और एंड ये भी सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ना एक प्रॉपर्टी आती है अलाइन आइटम्स की। इधर वो भी मैं दिखाता हूँ, इधर आता है अलाइन आइटम्स। अच्छी सी एग्जाम्पल, ये है हमारे पास अलाइन आइटम्स। जो होता है ना बेसिकली हमारे पास जो होता है ना वर्टिकली पोजीशन सेट करने के लिए होता है। अगर हम वर्टिकली जो है फ्लैट्स की आइटम्स को ऊपर करना चाह रहे हैं तो हम उसको क्या कर देंगे, अलाइन आइटम्स स्टार्ट, सॉरी फ्लैट स्टार्ट। और अगर हम वर्टिकली उनको एंड पे लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्लैट्स एंड। और थर्ड वन हमारे पास आता है सेंटर, कि अगर हम वर्टिकली सेंटर लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम सेंटर यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है स्ट्रेच, यानी कि अगर वो वर्टिकली पूरी अपनी हाइट ले ना तो उसके लिए हम स्ट्रेच यूज़ करेंगे, ठीक है। और आखिरी और लास्ट हमारे पास आता है बेस लाइन। बेस लाइन जो होता है ना वो भी बेसिकली सेंटर ही होता है, लेकिन इन सब में गौर करें कि सबकी जो विड्थ है ना वो इक्वल नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि इन सब की विड्थ इक्वल ना रहे वर्टिकली तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बेस लाइन, ठीक है। अब इधर मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास जो है ना इधर दो चीज़ें होती हैं फ्लैट्स में। यहाँ पे एक हमारे पास फ्लैट्स डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। यहाँ पे फ्लैट्स डायरेक्शन होती है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कॉलम कर दिया तो एक कॉलम हो गई, ठीक है। इसको मैं अगर रो कर दूँ तो ये रो में आ गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अभी स्टार्ट में ही रख दूँ ना, हमें स्टार्ट में चाहिए। तो इधर मैं, अब मेरे पास यहाँ पे ना इसको अचीव करने के दो तरीके हैं, इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अब इसको ना हमारे पास अचीव करने के दो तरीके हैं। या मैं यहाँ पे दे दूँ नैव आइटम्स की और इधर मैं कस्टम CSS लिखना शुरू कर दूँ। यहाँ पे इस फाइल में कस्टम CSS लिखना शुरू कर दूँ। अब ये काम अगर ऑलरेडी हुआ है टेलविंड CSS पे तो मुझे लिखने की दोबारा क्या ज़रूरत है। टेलविंड CSS इसी काम के लिए होती है ना, कि हमारे पास ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, किसी ने किसी की है वो लाइब्रेरी, हम उसको यूज़ करेंगे। तो नैव आइटम्स की जगह जो है ना इधर मैं आता हूँ टेलविंड CSS पे। इधर से मैं उठाता हूँ किधर ये इधर से मैं उठाता हूँ फ्लैट्स। इधर से जो होती है ना हमारे पास होती है डिस्प्ले फ्लैट्स की, ये फ्लैट्स, ये डिस्प्ले फ्लैट्स। सबसे पहले मैं इसको दे देता हूँ फ्लैट्स मैंने दे दिया इसको, तो ये आ गया एक लाइन में। अब इसमें गैप चाहिए मुझे, तो उसके लिए भी गैप की भी यहाँ पे होती है हमारे पास क्लास। तो मैं आता हूँ गैप सर्च करता हूँ, जैसे मैं गैप दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने दे दिया गैप 5 दे दिया इसको मैंने,
तो हमारे पास यहाँ पे आ गया गैप, ठीक है, गैप आ गया। अब वो अगर मैं इसको इक्वल स्पेस देना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, स्पेस, ये इधर हमारे पास होता है जस्टिफाई कंटेंट, ये है, ये आ गया हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट। इन्होंने भी एग्जांपल बड़ी अच्छी दी है यहाँ पे समझने के लिए। इसके लिंक्स वगैरह सारा मैं रिसोर्सेज शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दिया, इसको मैं कर देता हूँ जस्टिफाई बिटवीन कर दिया, कंसीडर, इसको मैंने कर दिया जस्टिफाई बिटवीन, तब इनके दरमियान बिल्कुल इक्वल स्पेस आ गई है, ठीक है। अब मैं लेफ्ट और राइट से भी चाहता हूँ कि इक्वल स्पेस आए, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, जस्टिफाई अराउंड, अराउंड मैंने किया तो इनमें लेफ्ट और राइट में भी स्पेस आ गई है। उसके बाद इसमें अच्छा, इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंकर टैग सीएसएस में। पेजेस को हमने लिंक भी तो करना है। अब जैसे मैं इससे दिखाता हूँ कि इस पे जैसे मैंने कंसीडर किया तो ये दूसरे पेज पे आ जाएगा, लॉगिन पेज पे, ये यहाँ पे आ गया लॉगिन पेज पे, ठीक है। इस जो ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं एंकर टैग। इसको मैंने कंसीडर होम, इसको मैंने कर दिया, इसको एचआरएफ का मतलब होता है कि आपने जब इस पर कोई क्लिक करे ना तो आपने इसको कहाँ पे नेविगेट करवाना है, तो इसको मैंने इसी पे करवाना है, इसी पाथ पे। तो मैं इसको कर देता हूँ इंडेक्स, इसको मैंने इसी फाइल पे करवाना है तो इसको मैंने कर दिया index.html होम, और एक मैं यहाँ पे कंसीडर बना लेता हूँ shop.html, इधर मैंने बना ली shop.html, इधर एक मैं बना लेता हूँ menu.html, इधर मैंने बना ली shop.html, मैं इधर लिंक कर देता हूँ, मैंने डाल दी shop, और इधर मैंने डाल दी menu.html, कर देता हूँ मेन्यू। तब इसका जो लिंक है ना, इसका लिंक इन पेजेस का बन जाएगा। इसका इस पे मैं क्लिक करूँगा ना होम पे, तो वो इधर index.html पे ही रहेगा। शॉप पे कोई क्लिक करेगा ना तो वो shop.html पे आ जाएगा, मेन्यू पे कोई क्लिक करेगा तो menu.html पे आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंट पेजेस पे आ जाएगा। यानी कि कंसीडर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास शॉप खाली है ना, अभी हमने इसमें कुछ डाला नहीं, कुछ डालते हैं। मैंने कंसीडर के डाल दिया, इधर मैंने लिख दिया शॉप, इधर मैंने लिख दिया शॉप लिख देता हूँ। इसी तरह इसको मैं मेन्यू भी डाल देता हूँ, इसको मैं डाल दिया मेन्यू, ये यहाँ पे शॉप आ गया हमारे पास। वापस आता हूँ, जैसे मैं मेन्यू पे जाता हूँ तो ये मेन्यू पे आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे आप कभी कभार जो है ना चाहती हो कि जो है ना यूज़र सेम पेज पे रह के नेविगेट ना करे, यानी कि कोई इस पे क्लिक करे ना तो एक हमारे पास टैब खुले, जैसे कि ऐसे हमारे पास टैब खुले और यहाँ पे हमारे पास पेज खुल जाए। तो उसके लिए ना हमारे पास एंकर टैग में एट्रीब्यूट होता है, एंकर टैग में एट्रीब्यूट होता है टारगेट का। टारगेट का हमारे पास एट्रीब्यूट होता है टारगेट होता है हमारे पास ब्लैंक का, ठीक है। ब्लैंक ब्लैंक का पहले भी है कि जब कोई इस पे क्लिक करे ना तो एक नया टैब खुले और उसमें पेज खुले। अब जैसे कि किस पे मैंने लगाया, अच्छा ये मैंने होम पे लगाया, तो इसको मैं शो पे भी लगाता हूँ, इस पे भी मैं लगाता हूँ, इसको मैंने लगा दिया शो पे, ये शो पे मैंने लगाया तो shop.html खुल गई, ठीक हो गया। अब इसको कंसीडर के होम है, होम पे जब मैं क्लिक करूँगा तो इसको सेल्फ कर देता हूँ मैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेल्फ होता है, अगर आपने यहाँ पे टारगेट नहीं ना डाला हुआ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ होता है। सेल्फ का मतलब उसी पेज पे रहो और उसी पे नया पेज खोलो। तो यहाँ पे मैं टारगेट डाल देता हूँ सेल्फ, सेल्फ मैंने डाला है ना तो अब इसी पेज पे रहेगा, दूसरे पेज पे नहीं जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास जो होते हैं ना इम्पोर्टेड टैग होते हैं हमारे पास, एक तो ये नेविगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ना मेन्यू डलता है सारा, ठीक है। उसके बाद ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है हमारे पास, और उसके अंदर एक हमारे पास लिस्ट आइटम होता है। अब कंसीडर के यहाँ पे जो है ना मैं एक बनाना चाह रहा हूँ कंसीडर, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। Hello, Uzair, can you hear me? यस, अच्छा उज़ैर, देख रहे थे कि टाइम काफ़ी हो गया है और सब पूछ रहे थे एंडिंग का,
तो अगर Q&A करना है, अगर छोटे से कुछ क्वेश्चंस लेने हैं किसी के तो ले लें और रैप करें। हाँ ले लो, क्वेश्चंस कर लेते हैं। बताओ यार, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो, इधर ड्रॉप कर दो, इसमें चैट में कर दो ड्रॉप, या में से वॉइस चैट करके बारी बारी पूछ लो। किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो चैट में ड्रॉप करता जाए और उज़ैर वहां से पढ़ के आपको आंसर करते जाते हैं। ये चैट अच्छा, क्वेश्चंस यहाँ पे, एक मिनट, माइक खुल रहा है। अच्छा, सबसे पहले सुभान का मैसेज आया है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू लर्न फुल HTML CSS एंड Tailwind। सो बेसिकली अगर आपको रोज के दे रहे हैं ना कोई 8 से 10 घंटे या 6 घंटे भी दे रहे हो, तो HTML CSS और Tailwind जो है ना आपकी ऑलमोस्ट हो जाएगी, कोई मैक्सिमम भी जो है ना, मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने में मैक्सिमम, ठीक है। और बिगिनर लेवल पे टेलविंड यूज़ कर रहे हैं, समझ नहीं है बिगिनर या ये है ये HTML CSS और टेलविंड का हमारा था ना ये बूट कैम्प, तो टेलविंड भी तो हमने सिखानी थी ना, तो इसलिए हमने टेलविंड का भी तो हमने टच दिया ना इसको थोड़ा सा। और प्लीज़ शेयर, हाँ लिंक हम भेज देते हैं। एक फ्लो बाइट है, मेरे पास फ्लो बाइट आ गया, ये मैं इधर से सेंड कर देता हूँ, ये मैं सारे ग्रुप्स में भेज दूंगा आप लोगों को। सेम हमारे पास फ्लो बाइट आ गया, ठीक है, ये बाकी हम भेज देंगे बाद में। Please share website link that's used in, हाँ इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। लिंक्स ऑफ ऑल वेब्स, हाँ लिंक्स भी हम सारे जो है ना आपको ग्रुप में कर लेंगे कम्युनिकेट, ठीक है ना, वहाँ से लिंक्स मिल जाएगी। कोई और किसी का एक्स्ट्रा क्वेश्चन हुआ ना बाद में भी याद आए मीटिंग के, तो वो ग्रुप में मैसेज कर देना, ड्रॉप या मुझे मैसेज कर लेना पर्सनली, ठीक हो गया। अटेंडेंस मार्क होगी आप लोगों की। नहीं यार, ये यूनिवर्सिटी वाले जो है ना वो प्रैक्टिकल, अगर UMT में बात करो ना तो ये लोग नहीं करवाते, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा यूट्यूब वगैरह से, या कोई मेंटोर रख लो जो आपको गाइड कर दे। बेस्ट रिसोर्सेज फॉर लर्निंग, अच्छा इसका मैं बताता हूँ ना, यूट्यूब पे कोड विद हैरी ने बनाया है, नई प्लेलिस्ट बना रहा है, बड़ी अच्छी प्लेलिस्ट है इसकी, पुरानी वाली भी अच्छी है, नई वाली ज़्यादा अच्छी है। कोड विद हैरी की मैं दिखाता हूँ नई प्लेलिस्ट, इसने ना ये नई प्लेलिस्ट बनाई है, इसमें आपको हर सारी चीज़ें मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। इसमें HTML भी है, CSS भी है, टेलविंड भी है, और इसके अलावा हमारे पास वो भी है जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट नोड, एवरीथिंग इसमें आपको जो कॉमन चीज़ है ना वो मिल जाएगी। सिग्मा वेब डेव, कल क्लास होगी जावास्क्रिप्ट की। एनी फ्री साइट एंड कैन दैट ऑल्सो गिव सर्टिफिकेट, हाँ वैसे एक ना वेबसाइट है एड्यूनिट्स की भी है, लेकिन कोई इतना वो नहीं है, उनका एडवांस कोर्स नहीं है, वो भी बहुत ही बेसिक स्टफ करवाते हैं। हाँ बेसिक सिंटैक्स, इसका एक काम करना, लोग जो है ना जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे वो ड्रॉप करना ग्रुप में, या मुझे मैसेज कर देना, मैं वहाँ से बता दूंगा आप लोगों को प्रॉपर्ली, क्योंकि का टाइम हो गया ना काफ़ी हमारा, तो Yes, that is it for today. हाँ आई थिंक सो, दिस इज नफ। और सुभान फारूक ब्रो, हेयर्स पर्सनल क्वेश्चन, आर यू अर्निंग, हाँ यार किया, अब फाइवर पे लेवल 1 है मेरा, और हब वर्क पे है 100% है JSS, सो यस आई हैव अर्नड मच फ्रॉम वेब। बिगिनर्स के लिए कोई वेबसाइट सजेस्ट कर दें, बिगिनर्स के लिए W3 स्कूल बेस्ट है। W3 स्कूल अगर आपने थ्योरी करनी है तो उसके लिए W3 स्कूल बेस्ट है, और अगर आपने वो करना है ना प्रैक्टिकल, तो उसके लिए जो है वो कोड विद हैरी इज बेस्ट, ठीक है। अब बाकी जितने Q&A होंगे वो हम कम्युनिकेट कर लेंगे ग्रुप में, ठीक है, मुझे मैसेज कर देना, वहाँ पे आगे जितने भी जनरल क्वेश्चंस होंगे सबके आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, सी यू लेटर, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, और थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। इंशाल्लाह कल हम इसी प्लेटफॉर्म से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।